We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव कैसे हुआ? 15 साल से चल रही सत्ता अचानक कैसे फिसल गई? और आखिर वो कौन से 10 बड़े कारण रहे जिनसे बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगा दी है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की, जिसने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। पश्चिम बंगाल की 2026 विधानसभा चुनाव ने इतिहास रचा है। जिस राज्य में पिछले 1.5 दशक से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का दबदबा था, वहां अब पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 2021 में जहां बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2026 में 200 के पार पहुंचना इस बात का संकेत है कि ये जीत सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि रणनीतिक और सोची समझी एक प्लानिंग के साथ सामने निकल कर आई है। बीजेपी की जीत के 10 बड़े फैक्टर। खेला होवे। पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी अपने विरोधियों को अपने प्रतिद्वंदियों पर कटाक्ष करने के लिए इसी नारे को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, लेकिन 2026 के चुनावी नतीजों ने दिशा और दशा दोनों बदल दी है। बंगाल में बीजेपी की ये सिर्फ जीत चुनावी आंकड़ा नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीतिक यात्रा का वो तीसरा सबसे बड़ा मोड़ है, जिसकी शुरुआत 1977 के वामपंथी शासन और 2011 के ममता बनर्जी के उदय से हुई थी और बीजेपी को अब कामयाबी मिल गई है। और ये जीत यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इस जीत की कहानी को समझने के लिए हमें उन 10 बड़े फैक्टर को देखना होगा जिन्होंने बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी। दीदी ओ दीदी का नारा। सबसे पहला बदलाव बीजेपी के प्रचार के तरीकों में दिखा। 2021 में जहां व्यक्तिगत हमले और बयानबाजी ज्यादा दिखी, वहीं 2026 में पार्टी ने अपना फोकस पूरी तरह बदल दिया। इस बार मुद्दा था भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासन। इससे बीजेपी को सिर्फ अपने कोर वोटर ही नहीं बल्कि नए मतदाता भी जोड़ने में मदद मिली, खासकर महिलाएं और युवा। देखा जाए तो पिछली बार 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ममता बनर्जी पर किया गया दीदी ओ दीदी वाला कटाक्ष मजाक के तौर पर किया गया था, जिस पर ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए महिलाओं का अपमान इसको बताया था। बंगाल के चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में इस दौरान टीएमसी ने दीदी ओ दीदी को प्रचार को महिलाओं का कलंक बताते हुए अपनी तरफ से प्रचार किया। आलम यह हुआ कि बीजेपी जोरदार प्रचार के बावजूद भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही थी। 2026 में ये बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत टकरावों से हटकर पार्टी नेताओं द्वारा प्रणालीगत मुद्दों के रूप में वर्णित मुद्दों, शासन, भ्रष्टाचार, कार्य निष्पादन और कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। इससे भाजपा को अपने मुख्य मतदाताओं के साथ महिलाओं और अन्य मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करने में कामयाबी हुई। स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना दूसरा बड़ा फैक्टर रहा। स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना। इस बार चुनाव प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में लंबा समय बिताया और यहां तक कि वो चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए जितने समय की आवश्यकता होगी बंगाल में रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। पिछले चुनाव के विपरीत इस बार राष्ट्रीय नेताओं के समर्थन से राज्य के प्रमुख चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा शासित राज्यों के केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने सैकड़ों रैलियां और रोड शो के माध्यम से पूरे बंगाल में प्रचार किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बार सिर्फ बड़े राष्ट्रीय चेहरों पर निर्भर रहने के बजाय बंगाल के अपने नेताओं को आगे किया। खासकर शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई और चुनावी रणनीति को जमीन पर पहचान भी दिलाई है और पहुंचाया भी है। साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार राज्य में मौजूद रहकर चुनाव को हाई
इंटेंसिटी बना दिया। मछली वाले टारगेट का तुरंत खंडन। तीसरा मुद्दा बना सांस्कृतिक नैरेटिव का जवाब। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने सांस्कृतिक भय पैदा करने की कोशिश करते हुए वोटरों को चेतावनी दी कि अगर बीजेपी बंगाल में आएगी तो वो आपको मछली, मांस और अंडे खाने से रोक देगी। वो बंगाल को शाकाहारी राज्य बनाकर हमारी पहचान को मिटाना चाहते हैं। भाजपा ने तुरंत इसका जवाब देने के लिए दिखावटी रणनीति अपनाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ कई नेता चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से मछली खाते नजर आए, जिससे ये आरोप चर्चा का विषय बन गया। भाजपा नेताओं ने कहा, दीदी कहती है कि हम मछली पर प्रतिबंध लगा देंगे, मैं अभी खा रहा हूं, ऐसा उन्होंने नेताओं ने कहा। कुल मिलाकर जहां टीएमसी ने ये डर दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी आने पर बंगाल की खान पान संस्कृति जो है वो बदल जाएगी, वहीं बीजेपी नेताओं ने इस नैरेटिव को तुरंत पलट दिया और इसे जनता के बीच मजाक और भ्रम के तौर पर पेश किया। इससे ये मुद्दा टीएमसी के खिलाफ चला गया। वोटर लिस्ट का मुद्दा। चौथा बड़ा फैक्टर रहा वोटर लिस्ट का मुद्दा। जब चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में संशोधन के चलते लगभग 90 लाख नाम हटा दिए, तो ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी नेताओं ने तीखा हमला करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या और चुपके से लागू किया गया एनआरसी करार दिया। हालांकि भाजपा अपने रुख पर अड़ी रही। सुवेंदु अधिकारी और अमित शाह जैसे नेताओं ने इस पूरी प्रक्रिया को फर्जी मतदाताओं की सफाई और धांधली वाली व्यवस्थाओं में एक आवश्यक सुधार के रूप में जनता के सामने पेश किया। सुवेंदु ने टीएमसी की प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि परेशानी इसीलिए हो रही है क्योंकि उनकी फर्जी मतदाता फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, यानी कि जब मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटे तो टीएमसी ने इसे साजिश बताया है, लेकिन बीजेपी ने इसे फर्जी वोट हटाने की कार्रवाई के रूप में पेश किया। इस पर जनता के एक हिस्से ने बीजेपी के तर्क को सही माना और उस पर भरोसा जताया। घुसपैठ का मुद्दा। पांचवा और बेहद अहम मुद्दा रहा घुसपैठ का। चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा गर्माता रहा। भाजपा ने सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासन के खतरे को बार बार उजागर किया। बीजेपी ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। इसे सुरक्षा और पहचान से जोड़ दिया गया। इस मुद्दे ने खासकर बॉर्डर इलाकों में बड़ा असर देखने को मिला है। अपनी 15 दिवसीय प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया, भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक पक्षी भी अवैध रूप से सीमा पार नहीं कर पाएगा। हम एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाएंगे जो बंगाल को नागरिकों के लिए किला बना देगा, ना कि घुसपैठियों का अड्डा। भ्रष्टाचार का आरोप। छठा फैक्टर रहा भ्रष्टाचार का आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने टीएमसी के 15 सालों के शासन के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र भी जारी किया, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाले पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, जहां अदालत के आदेश पर 25,000 नियुक्तियों को रद्द करना व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामलों को बीजेपी ने बड़े स्तर पर उठाया और इसे सिस्टम की कमजोरी के तौर पर जनता के सामने पेश किया। इससे मध्यम वर्ग और पढ़े लिखे युवाओं में नाराजगी भी बढ़ी। कानून व्यवस्था, नियम और कानून। सातवां मुद्दा कानून व्यवस्था का रहा। भाजपा लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाती रही। बीजेपी ने चुनाव को डर और सुरक्षा के बीच चुनाव के रूप में पेश किया। आरजीकर मामले जैसे घटनाओं का बार बार हवाला देकर, बार बार जिक्र कर राज्य द्वारा अपराध और जवाबदेही से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए गए। यानी कि बीजेपी ने चुनाव को डर बनाम सुरक्षा के रूप में पेश किया। कई घटनाओं का हवाला देकर ये संदेश दिया गया कि राज्य में कानून का जो राज है वो कमजोर हो गया है। महिला वोटर्स बड़ा फैक्टर। आठवां बड़ा फैक्टर रहा महिला वोटर्स का। बंगाल में ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना को एक अभेद राजनीतिक कवच माना जाता था, जिसके तहत 24 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। इसे बाद में बढ़ाया गया, लेकिन बीजेपी ने न केवल इस योजना को चुनौती दी बल्कि प्रभावी रूप से दावे को दुगना कर दिया। भाजपा ने मातृशक्ति वंदन योजना बंगाल में प्रत्येक महिला को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की योजनाओं के बावजूद बीजेपी ने महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक वादे किए, जिससे महिला जो मतदाताएं हैं, वोटर्स हैं, उनका एक हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट होता दिखा। बाहरी बनाम स्थानीय। नवा मुद्दा रहा बाहरी बनाम स्थानीय का। टीएमसी ने भाजपा
बाहरी के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट रूप से स्थानीयकरण पर जोर देकर जवाब दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी जैसे बंगाली चेहरों को प्रमुखता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रैलियां बंगाल भाषा, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों पर बात कर टीएमसी के बाहरी कहने वाले आरोपों को दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। देखा जाए तो टीएमसी ने बीजेपी को बाहरी बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने बंगाली नेताओं को आगे कर और स्थानीय भाषा और संस्कृति पर जोर देकर उनका इस्तेमाल कर इस नैरेटिव को कमजोर कर दिया, तोड़ कर रख दिया। 2021 की हार से सीख, और 10वां सबसे अहम कारण रहा 2021 की हार से सीख। बंगाल में 2021 की हार से भाजपा को जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था कि विभाजित घर नहीं टिक सकता, क्योंकि 2026 में बीजेपी ने अपने आंतरिक पुराने नेता बनाम नए नेता के मतभेद को सुलझाते हुए एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बनाया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उनके पुराने गढ़ सदर से मैदान में उतारा। भाजपा ने ये संकेत दिया कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता फिर से कमान संभाल रहे हैं। दिलीप घोष को मुख्य नेतृत्व में वापस लाकर भाजपा ने ये सुनिश्चित किया, ये दिखाने की कोशिश की कि टीएमसी के दल बदलुओं के आने से मूल कार्यकर्ता अलग थलग महसूस ना करें। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने अंदर के मतभेदों को खत्म किया और एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा भी सामने है। पुराने और नए नेताओं के बीच संतुलन बनाकर पार्टी ने संगठन को मजबूत किया है। तो साफ है, बंगाल की ये जो जीत है ये अचानक नहीं आई है। ये रणनीति, मुद्दों की समझ और लगातार मेहनत का एक रिजल्ट के तौर पर सामने आई है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये बदलाव सिर्फ एक बंगाल तक सीमित रहेगा या इसका असर आने वाले 2029 के चुनावों में भी दिखाई देगा, लोकसभा के चुनाव। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।